बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में एक मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है। ये यहाँ से स्पर्म बना इसके टेस्टिस में, और फीमेल की बॉडी में जो ओवम बनता है, ये यहाँ पे ओवम बना। तो यहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये स्पर्म गए विजाइना के थ्रू इस ओवम के पास। तो इसके साथ ये स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे, यानी सेकेंडरी oocyte के साथ स्पर्म फ्यूज कर जाएंगे। अब इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का एक के साथ मिलना, फ्यूज होना और जाइगोट का बनना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो बच्चों, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये है यूट्रस। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है? यूट्रस है। ये है यूट्रस का विजाइनल ओपनिंग। ये है विजाइनल कैनाल। ये है सर्विक। ये है इसके अंदर जो है ये है सर्विक कैनाल, सर्विक कैनाल। और ये जो बाजू है, यूट्रस के जो बाजू है, इसको बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये यहां से क्या है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये है एस्टमा, एस्टमस। ये है एम्प्यूला, एम्प्यूला जो फूल चुका है। और ये है इनफंडिब्यूलम, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोला जाता है फेमरी, फेमरी। तो बच्चों, यूट्रस के अंदर यहाँ पे मसल्स के ऐसे लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक को बोला जाता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं, और यहाँ पे लेगामेंट के साथ एक स्ट्रक्चर लगा होता है दोनों साइड पे। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओवेरी। क्या है ये? ओवेरी है। तो बच्चों, ओवेरी जो है ये घर है सेकेंडरी oocyte यानी एग की फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे ये घर है एग का, यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है। तो बच्चों, यहाँ पे ओवरी में कुछ फॉलिकल्स बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर हमारी शहजादी सेकेंडरी oocyte बेटी होती है, सेकेंडरी oocyte बेटी होती है। यहाँ पे मैं वर्ड सेकेंडरी oocyte यूज करती हूँ, यहाँ पे मैं एक का वर्ड यूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में ही हमारा जो एग है, प्रॉपर ये मैच्योर एग नहीं होता, ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये अरेस्ट हो चुका होता है। ये हमने पढ़ा है oogenesis में। जो बच्चे नए हैं वो पहले oogenesis का लेक्चर लगा लें, ताकि इनका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पे जो एग बनता है, प्रॉपर मैच्योर एग तो नहीं होता। जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसमें मेटाफेज 2 में, यानी मियोसिस 2 में, मेटाफेज 2 में ये सेल जो है अरेस्ट हो चुका होता है। इसी वजह से हम इसको प्रॉपर एग नहीं बोल सकते, इसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। तो बच्चों, 1 महीने में एक फीमेल जो है, फीमेल की ओवरी से एक साइड से एग जो है सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होता है, और दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होता है। इस प्रोसेस को
यानी यहाँ से फॉलिकल जो है पट जाता है और इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। और ये फैम्ब्री जो है, फैम्ब्री अपने जुल्फ लटकाए इस तरह हिलाती रहती हैं। तो इन जुल्फों में इस सेकेंडरी oocyte को खींच लेती हैं, घेर लेती हैं ताकि ये बाहर ना जा सके। तो ये अपने जुल्फों में इस सेकेंडरी oocyte को ऐसे घेर लेती हैं और ये सेकेंडरी oocyte जो है ये यहाँ पे चला जाता है। तो बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आ गया। ओवरी से फिलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte का जाना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन जो है यहाँ पे एक मंथ में एक साइड से ओव्यूलेशन होगी और दूसरे मंथ में दूसरे साइड के ओरी से ओव्यूलेशन होगी। यानी ओरी जो है एक फीमेल के पास दो हैं, एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो बच्चों, यहाँ पे ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ और हमारी दुल्हन यानी सेकेंडरी oocyte जो है ये गई फैम्ब्री में, फैम्ब्री के थ्रू अंदर गई इन्फंडिब्यूलम में और ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएगी। तो बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेकेंडरी oocyte जो है ये कैसे मूव करता है। क्या इनके पास जो है फ्लैजेला मौजूद है? नहीं। क्या इनके पास पैर हैं चलने के लिए? नहीं। क्या इनके पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे चल सकती हैं? नहीं। तो ये कैसे मूव करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये फिलोपियन ट्यूब्स जो है इनके वॉल्स के साथ ऐसे स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जिन्हें हम सीलिया बोलते हैं। तो सीलिया जो है इससे मूव करते रहते हैं, सीलिया मूव करते रहते हैं। सीलिया की मूवमेंट के साथ ये एक जो है, या एक तो हम प्रॉपर नहीं बोल सकते, ये सेकेंडरी oocyte जो है ऐसे इनको धक्के दे देकर इनको ऊपर यानी एम्प्यूला तक पहुंचा देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं एक ओरी निकाल दूं और यहाँ पे ड्रा कर दूं, ये क्या है? ओरी है। ओरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स बनते हैं। जो मैच्योर फॉलिकल होता है हम उन्हें क्या नाम देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो ये बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल हैं। इन फॉलिकल के अंदर हमारी दुल्हनिया जो है बेटी होती हैं, यानी बहुत सारी दुल्हनियां हैं, लेकिन एक दुल्हन की शादी जो है बारात जाएगी 1 महीने में। 1 महीने में एक दुल्हन की बारात होगी, सारी दुल्हनियां नहीं जा सकती। तो यहाँ से सपोज ये फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल है, इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं तो ये क्या है? ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। इस लेयर को बोला जाता है ज़ूना पेलोसेडा। ज़ूना पेलोसेडा के बाहर एक और लेयर होती है सेल्स की, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। कोरोना रेडिएटा के बाहर ल्यूमेन होता है, स्पेस है, खाली जगह है, और इसके बाहर और ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्राफियन सेल्स होते हैं। तो अब इस स्पेस को क्या बोला जाता है? एंट्रम। ये है एंट्रम। तो बच्चों, ये हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, इसका महीना हो गया है। तो अब सपोज ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये ओरी मैंने निकाल दी है, जूम बना दी है, और ये इसका ग्राफियन फॉलिकल है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से पटेगा, यहाँ से पट जाएगा और इसका ये सेकेंडरी oocyte जो है ये रिलीज होगा। ये सेकेंडरी oocyte जो है ये यहाँ से रिलीज होगा और फिलोपियन ट्यूब में जाएगा। सेकेंडरी oocyte जस्ट रिलीज नहीं होता, सेकेंडरी oocyte के साथ
हमारे ये सेकेंडरी oocyte भी रिलीज करता है, और इसके साथ विट्लाइन मेम्ब्रेन भी होती है, ज़ूना पेलोसुडा भी होता है, और कोरोना रेडिएटा भी होता है जब ओव्यूलेशन होती है। तो बाकी रह जाता है ये खाली स्पेस इस ओवरी में, और ये सेल्स ग्रैन्युलोसा के सेल्स ये यहाँ पे रह जाते हैं खाली। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये लुट चुका है, यानी लुट जाता है हर ओव्यूलेशन में। यहाँ से ये ग्राफियन फॉलिकल लुट चुका है, इसकी दुल्हनियां भाग चुकी हैं, इसकी दुल्हनियां भाग चुकी हैं, या इसको अपनी बाराती का इंतजार करने के लिए कहाँ गई है? फिलोपियन ट्यूब में। तो इन चीजों को क्या कहेंगे? जो ग्राफियन फॉलिकल में रह चुकी हैं। अब इनको हम बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम यानी ये लुट चुका है, इसकी दुल्हनियां यहां से भाग गई है। कहाँ आ गई हैं? दुल्हनियां इसमें अब नहीं है, दुल्हनियां आ गई हैं फिलोपियन ट्यूब में। तो बच्चों, अब ये दुल्हनियां बारातियों का इंतजार करती कहाँ पे बैठी हुई है? फिलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में, और इंतजार कर रही है कि उनका शहजादा कब आएगा। तो बच्चों, अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जस्ट इसका शहजादा नहीं होता, सेकेंडरी oocyte का शहजादा नहीं होता, बल्कि बाराती भी होते हैं। तो बाराती और शहजादे को मिला के उनके साथ जो बाकी और चीजें होती हैं, यानी गाड़ियां होती हैं, पूरा बारात जा रहा होता है, तो इन सारी चीजों को मिला के हम बोलते हैं सीमन। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स में सारे बाराती, स्पर्म जो हमारा शहजादा है, उनके साथ जो गाड़ियां हैं, ढोलबाजे हैं, सबको हम बोलेंगे सीमन। बारात को हम सीमन का नाम देते हैं। तो देखते हैं कि सीमन में कौन कौन लोग शामिल हैं। सीमन जो है ये मेल इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है। सीमन क्या है? सीमन मेल इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? इसमें हमारा शहजादा भी होगा, यानी स्पर्म्स होंगे, स्पर्म्स के साथ और बाराती भी होंगे। तो स्पर्म जो है 10% तक सीमन में होंगे। स्पर्म के अलावा इसमें वाटर भी होगा, जो कि इसको स्पर्म को मूव करने में हेल्प करेगा, यानी इसमें तैरेंगे स्पर्म। वाटर के अलावा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, वहां पे हमने 3 ग्लैंड्स पढ़े हैं। एक है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, तो सेमिनल वेसिकल क्या रिलीज करेगा? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और सेट्रोज, सेट्रोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? ये स्पर्म के लिए फूड प्रोवाइड करता है, फूड है स्पर्म का। तो ये कहां से आएगा? सेमिनल वेसिकल से। और तकरीबन सीमन का जो हिस्सा है 60%, ये यही सारी चीजें होंगी जो सेमिनल वेसिकल रिलीज करेगा। बाकी सीमन में क्या होगा? बाकी जो है इसमें कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस और कुछ बफर्स होंगे। इसके अलावा म्यूकस और फेब्रेनोजन होगा। तो ये सारी चीजें जो हैं एक सीमन में मौजूद होती हैं। अब कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस ये कहां से आएंगे? ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड से आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड से। यानी सेमिनल वेसिकल में फ्रक्टोज और सेट्रोज दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट देंगे। और बाकी जो म्यूकस है वो कहां से आएगा? म्यूकस आएगा हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। तो इन सब को मिला के हम बोलते हैं सीमन।
यानी इजोकुलेशन के दौरान जस्ट स्पर्म जो है इजोकुलेट नहीं होते, इनमें सीमन जो है सीमन इजोकुलेट होता है। एक हेल्दी पर्सन जो है एक इजोकुलेशन में 2 से 5 मिलीलीटर तक सीमन एक इजोकुलेशन में रिलीज करता है और एक इजोकुलेशन में स्पर्म की तादाद जो है 200 मिलियन से 300 मिलियन तक स्पर्म्स होते हैं। अब बच्चों इनका फंक्शन देखते हैं कि सीमन में ये जो बाकी चीजें होती हैं स्पर्म के अलावा, इनका फंक्शन क्या होता है। वाटर जो है वाटर मीडिया फराहम करता है, यानी इसमें स्पर्म जो है वो तैरते हैं। सीमिनल वेसिकल से जो 60% फ्रक्टोज और सिट्रोज आता है, ये क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैल्शियम्स और फास्फेट आयंस प्रोवाइड करता है। इन कैल्शियम्स और फास्फेट आयंस की वजह से जो सीमन का कलर है और स्मेल है ये इसी वजह से आता है। और इसमें जो बफर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या है, चूंकि जो वेजाइनल या जो यूट्रस का ट्रैक्ट है, जो वेजाइनल ट्रैक्ट है वो एसिडिक होता है, तो एसिडिटी की वजह से ऐसा ना हो हमारे स्पर्म जो है हमारे बाराती वहां पे पहुंच ही ना पाए, मर जाएं। तो इनकी एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इनमें बफर्स होते हैं। और इस फिब्रिनोजन का जो काम है, फिब्रिनोजन एक केमिकल है जो कि सीमन को गाढ़े रखता है। सीमन को गाढ़े रखता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये सीमन इस विजाइनल ओपनिंग के थ्रू विजाइनल कैनाल में जाता है। यहाँ पे आके इसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। ये स्पर्म यहाँ से निकल ना जाए, इसी वजह से फिब्रिनोजन जो है ये इसको गाढ़े रखता है। और जैसे ही ये 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट जब गुजर जाते हैं तो ये सीमन जो है यहाँ पे मूव करता है और आहिस्ता आहिस्ता एक एंजाइम रिलीज होता है, फिब्रिनोलेक्टिक एंजाइम, जो कि इस फिब्रिनोजन को पतला कर देता है। तो स्पर्म जो है वो तेजी से मूव करने लग जाते हैं यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब के पास। तो बच्चों ये तो हमारा सीमन का कंपोजिशन था कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसका फंक्शन क्या है। अब हम देख लेते हैं अपने दुल्हन मियाँ को और साथ में बारातियों को कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बच्चों ये है हमारा दुल्हा मियाँ यानी स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इनके 3 पोर्शंस होते हैं, ये है हेड, ये है बॉडी पीस और ये है टेल। तो बच्चों हेड में एक बम रखा होता है, स्पर्म के हेड में एक बम रखा होता है जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम। एक्रोसोम में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, यानी एक एंजाइम है जिसका नाम है हाइलोरोनाइडेज। हाइलोरोनाइडेज ये एंजाइम है और इसके नीचे यानी एक्रोसोम के नीचे एलंगेटेड न्यूक्लियस होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, हाफ होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये इसका क्या है, नेक है। नेक के साथ सेंट्रियोल होते हैं। इसमें जो नीचे वाला सेंट्रियोल है इसी से ही इसका टेल अराइज होता है, यानी फ्लैजेला अराइज होता है। और जो बॉडी पीस है, बॉडी पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और एक खास पैटर्न में अरेंज होते हैं। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस फ्लैजेला को मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये है हमारा दुल्हा मियाँ यानी स्पर्म। बिल्कुल रेडी है बाराती साथ में लेके जाने के लिए। तो बच्चों अब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान 200 से 300 मिलियन तक स्पर्म रिलीज हुए। इन स्पर्म में कोई एक जो है हमारा दुल्हा होगा, यानी इतने मिलियन स्पर्म में
हमारा दूल्हा कोई एक ही होगा, और वो कौन होगा? जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ हो, जो तेजी से मूव कर सकता हो, जो अच्छे हाथ से शक्ल सूरत का हो, यानी ठीक ठाक हो। तो ये यहाँ से मूव करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बहुत सारे स्पर्म जो है यहाँ पे इस यूट्रस में एंटर हुए। बहुत सारे स्पर्म जो है सीमन की फॉर्म में एंटर हुए, लेकिन यहाँ पे मैं सीमन नहीं लेती। हम स्पर्म ले लेते हैं। कितने स्पर्म एंटर हुए? फर्स्ट वन एजुकुलेशन में 200 से 300 मिलियन तक। अब सब भाग दौड़ लगा रहे हैं कि हम यहाँ पहुंच जाए इस शहजादी के पास और शादी कर लें। लेकिन क्या होता है, जैसे ही ये विजाइनल कैनाल में एंटर करते हैं, यानी जैसे ही यहाँ पे स्पर्म आ जाते हैं, तो फीमेल का यूट्रस जो है, फीमेल का विजाइनल कैनाल जो है, वो इन स्पर्म को फॉरेन बॉडी मानता है। तो जल्द ही वो क्या करता है, यहाँ पे अपने फैगोसाइट्स, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो कि आर्मी है एक बॉडी की, तो ये अपने आर्मी को भेज देता है कि हमारे मुल्क पे या हमारे वतन पे किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है। तो ये अपने फेगोसाइट्स रिलीज कर लेता है, और बहुत सारे फेगोसाइट्स जो है इन स्पर्म को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, खा जाते हैं। बहुत कम स्पर्म्स जो है यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये शादी की दौड़ में बहुत कम स्पर्म्स जो है यहाँ पे बच के आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब स्पर्म एंटर करते हैं, तो विजाइना का जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। तो इस एसिडिटी की वजह से भी कुछ स्पर्म मर जाते हैं, यानी कुछ स्पर्म जो है एसिडिटी की वजह से मर जाते हैं, और कुछ स्पर्म जो है एसिडिटी का मुकाबला करके निकल जाते हैं, और कुछ स्पर्म को जो है फेगोसाइट्स खा लेते हैं। और हमारे पास अब 200 मिलियन से 300 मिलियन तक के जो स्पर्म थे, जो इस विजाइना में एंटर हो चुके थे, जो यूट्रस में एंटर हो चुके थे, अब जस्ट हमारे पास 200 स्पर्म रह चुके हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास 200 स्पर्म रह चुके हैं, इस जंग को जीत के 200 स्पर्म हमारे पास जिंदा रह चुके हैं। तो इनके जो सर हैं वो बहुत मेले कुचेले हो चुके हैं। तो यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, और इन केमिकल से इन स्पर्म्स के सर को धोया जाएगा ताकि ये साफ सुथरे जाएं। ये इनको पकड़ लेंगे, यहाँ से इनको पकड़ लेंगे, जो केमिकल्स हैं इनके सर को धो लेंगे। कैसे? मेले कैसे जाना है हमारी शहजादी के पास, मेले जाओगे ऐसे। तो ये इनको पकड़ लेते हैं और इनके सरों को धो लेते हैं। अब इस धोने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैपेसिटेशन। यानी कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन है ये स्पर्म जो है, इसके गिर्द जो है क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन में अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें, तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, यानी मेरा सर धोने से मतलब है कि इनके जो प्रोटीन्स होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनके सेल मेम्ब्रेन से निकाल दिए जाते हैं। ये यहाँ से कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कैपेसिटेशन बोला जाता है। कैपेसिटेशन क्यों होता है? कैपेसिटेशन इसलिए होता है ताकि ये स्पर्म जब यहाँ पे इस शहजादी के साथ मिलने जाएं तो आसानी हो, ताकि ये जल्दी से यहाँ से पट सके। तो इसलिए कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। अब कैपेसिटेशन भी हो गई, और ये स्पर्म्स जो है अपने सर धुले हुए लेके आ गए हमारी शहजादी के पास। शहजादी के पास अब कौन जाएगा, कौन फ्यूज करेगा, कौन बहादुर होगा? ये मैं रिमूव कर लेती हूँ, और यहाँ पे जूम करके मैं अपनी शहजादी को बना लेती हूँ। ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी
oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाहर विट्रिलाइन मेम्ब्रेन है, विट्रिलाइन मेम्ब्रेन। विट्रिलाइन मेम्ब्रेन के बाहर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, नॉन सेलुलर, जो कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ज़ूना पेलोसेडा। ज़ूना पेलोसेडा, ज़ूना पेलोसेडा के बाहर ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, या फॉलिकल सेल्स भी हम इसे बोलते हैं। फॉलिकल्स के सेल्स होते हैं या ग्रेन्युलोसा के सेल्स होते हैं, और इन ग्रेन्युलोसा सेल्स के दरमियान में जेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, जेली टाइप कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन जेली टाइप स्ट्रक्चर्स को हम हाइयालुरोनिक एसिड बोलते हैं, और हाइयालुरोनिक एसिड और फॉलिकल्स ये आपस में मिलके हाइयालुरोनिक एसिड और फॉलिकल्स यानी ग्रेन्युलोसा के सेल्स, इनको बोला जाता है क्यूमुलस मैट्रिक्स। तो बच्चों, अब हमारा शहजादा यानी दुल्हा कौन बनेगा? 200 बंदों में से हमारा दुल्हा अब कौन बनेगा? ये हमारा दुल्हा यहाँ तक सारे जो इस कोशिश में है कि मैं दुल्हा बनूंगा, इस कोशिश में है, सब यहाँ पे जमा हो गए हैं। ये यहाँ पे एक हमारा दुल्हा आया, एक ये यहाँ पे आया, एक यहाँ पे, यानी बहुत सारे दुल्हा जो है, बहुत सारे दुल्हे जो हैं यहाँ पे आ गए हैं हमारी शहजादी के पास। यहाँ से एक दुल्हा आया, उसने इस क्यूमुलस मैट्रिक्स को जैसे ही टच किया, क्यूमुलस मैट्रिक्स को जैसे ही उसने टच किया, तो उसके सर का, यानी ये वाला सर वाला जो पोर्शन है स्पर्म का, ये तो बाकी स्पर्म का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन यानी सेल मेम्ब्रेन, जहां से हमने कैपेसिटेशन के थ्रू कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स निकाल दिए थे, तो ये यहाँ से थोड़ा सा पट जाता है, ये यहाँ से इसका सर जो है थोड़ा सा पट जाता है, और जैसे ही ये इसका सर पटता है तो एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इस क्यूमुलस के वॉल पे एक्ट करते हैं, और यहाँ से ये क्यूमुलस का जो वॉल है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये पहुंच जाता है कहाँ पे, जो ज़ूना पेलोसुडा है। ज़ूना पेलोसुडा के मेम्ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचता है, ज़ूना पेलोसुडा के वॉल पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिन्हें हम ZP3 रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर भी यानी जो ज़ूना पेलोसुडा है वहां पर भी ऐसे रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और जो क्यूमुलस मैट्रिक्स है वहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्यूमुलस के रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? क्यूमुलस के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जब स्पर्म इनके साथ टच होता है तो ये पहचान लेते हैं कि ये ह्यूमन का ही स्पर्म है, तो ये इनको आने दे देते हैं कि अंदर आ जाएं। लेकिन जो स्पर्म जिसमें ज्यादा ताकत होती है वही पहले एंटर कर जाता है। जैसे ही ये स्पर्म जो है जिसमें ज्यादा ताकत है या ज्यादा फेवरेबल है, ये एंटर कर जाता है क्यूमुलस मैट्रिक्स को, और कहाँ चला जाता है? ज़ूना पेलोसुडा के रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाता है। तो बच्चों, जैसे ही ये ZP3 रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है तो ये बहुत सारा अपना एंजाइम जो है यहाँ से एक्रोसोम से रिलीज कर लेता है, यानी जो एंजाइम्स की रिलीजेज का प्रोसेस है वो क्यूमुलस मैट्रिक्स को जैसे ही टच करता है स्पर्म, वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही ज़ूना पेलोसुडा के रिसेप्टर तक पहुंचता है तो सारे के सारे एंजाइम को रिलीज कर लेता है। तो यहाँ से ज़ूना पेलोसुडा की वॉल जो है, मेम्ब्रेन जो है, इनमें ब्रेकेज हो जाती है,
और ये अब यहाँ से ब्रेक हो गया है, इसका जो एक्रोसोम है ये भी ब्रेक हो चुका है। तो एंटर करने के लिए क्या है इनके पास एंटर करने के लिए है न्यूक्लियस। तो ये स्पर्म जो है इसमें अपना न्यूक्लियस एंटर करेगा, बाकी चीजें जो है एंटर नहीं होती। इसने अपना न्यूक्लियस एंटर किया जिसमें 23 क्रोमोसोम है। अब जैसे ही इसने अपना न्यूक्लियस एंटर किया तो यहाँ पे हुआ ब्लॉक हम पढ़ते हैं दो किस्म के, एक है फास्ट ब्लॉक और एक है स्लो ब्लॉक। तो बच्चों जैसे ही हमारा न्यूक्लियस जो है यानी स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें सेकेंडरी oocyte में एंटर कर जाता है तो यहाँ पे जो ज़ूना पेलासुडा के रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, डीपोलराइज हो जाते हैं। तो ये स्पर्म जो है ये एंटर नहीं कर सकते, यानी एक स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री से बाकी स्पर्म की एंट्री जो है रुक गई है। इन ज़ूना पेलासुडा की डीपोलराइजेशन को हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, जबकि जो न्यूक्लियस इसने एंटर कर दिया है और सेकेंडरी oocyte के साइटोप्लाज्म में कुछ केमिकल्स होते हैं जो ये रिलीज कर देता है और जो क्यूमुलस मैट्रिक्स पे लगे रिसेप्टर्स होते हैं तो ये इनको भी ब्लॉक कर देता है। तो इस ब्लॉकेज को जिसमें क्यूमुलस मैट्रिक्स पे लगे रिसेप्टर्स डीपोलराइज होते हैं इसको हम स्लो ब्लॉक बोलते हैं। तो बच्चों एक ही हमारा शहजादा जिसमें ताकत थी इस सेकेंडरी oocyte के पास जाने की, वही हमारा चैंपियन है। अब यहाँ पे जैसे ही इसने अपना 23 क्रोमोसोम का न्यूक्लियस एंटर किया स्पर्म ने, यहाँ पर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है, सेकेंडरी oocyte का जो न्यूक्लियस है उनमें मियोसिस 2 मेटाफेज 2 के दौरान जो सस्पेंड हो चुकी थी अब दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और ये अपना मियोसिस जो है ये कंप्लीट कर देगा और हमारे पास 2 सेल बन जाएंगे। यानी जब स्पर्म एंटर कर जाएगा तब से हमारे पास सेकेंडरी oocyte जो है तब से अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। तो सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोसिस 2 कंप्लीट किया, 2 सेल्स बनाए। एक जो है छोटा सेल होता है जिसे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी बोलते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी, जो किसी काम का नहीं होता, निकम्मा होता है, कमजोर सा होता है और ये डीजेनरेट हो जाता है। और हमारे पास एक हमारी प्यारी दुल्हनिया एग आ गई है। ये क्या है? अब मैच्योर एग है। तो ये इसके 23 क्रोमोसोम और स्पर्म के 23 क्रोमोसोम ये आपस में आके फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे। तो यहाँ पे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन में हमने क्या सीखा? फर्टिलाइजेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte हैं हम उन्हें कब एग बोलते हैं। सेकेंडरी oocyte ही रहता है तब तक जब तक ये स्पर्म जो है एंटर कर जाता है, तब ये अपना जो डिवीजन है ये कंप्लीट करता है। यानी सेकेंडरी oocyte तब अपना माइटोसिस 2 जो है कंप्लीट करता है और 2 सेल बनाता है। सेकेंड बात हमने ये सीखी कि एक मेल में एक जो सेल होता है उससे 4 स्पर्म सेल बनते हैं, जबकि फीमेल बॉडी में एक oogenesis के प्रोसेस में एक सेल से एक ही एग बनता है। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।